हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि क्लाइमेट मॉडरेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो क्लाइमेट है क्लाइमेट का इफेक्ट बॉडी पे रहता ही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, मौसम है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। सर्वप्रथम हम लोगों ने स्थिर विद्युत पर आधारित कूलाम का नियम पढ़ा था। ये जो गॉस प्रमेय है ये भी स्थिर विद्युत पर आधारित कूलाम के नियम का ही एक तरह से दूसरा रूप है। गॉस प्रमेय स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में संबंध स्थापित करता है या संबंध बताता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो क्या वैद्युत फ्लक्स हम लोग जान चुके हैं, और दूसरा क्या है, एक पृष्ठ। तो पृष्ठ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज, एक नया पृष्ठ मिलेगा, नया सरफेस मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये जो आज का वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम उसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं कि आखिर गॉसियन पृष्ठ कहते किसे हैं। अगर गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ की बात करें तो गॉसियन पृष्ठ को हम कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक एवं स्वैच्छिक या स्वेच्छाकृत बंद पृष्ठ होता है। यह गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार इत्यादि कुछ भी हो सकता है। अब ये इस बात पे निर्भर करेगा, गॉसियन पृष्ठ जो होगा, गॉसियन सरफेस इस बात पे निर्भर करेगा कि वो चार्ज किस प्रकार का है। अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की जो एलांग जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो गोलाकार होगा। सपोज कीजिए ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के एलांग अगर ऐसे ड्रा करें, ये पूरा और ये ऐसे, मतलब 3D होगा, और 3D की बात होगी तो कैसा होगा, गोलाकार। तो और दूसरा, अगर हम क्या करें, अगर हम एक ऐसा चालक तार लें जो किसी प्रकार से आवेशित हुए, धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, तो अगर वो चालक तार के एलांग अगर गॉसियन पृष्ठ लेना होगा तो उसको हमको हमेशा ही सिलिंड्रिकल लेना होगा। जैसे कि अगर ये हम देखें, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा गया है, तो इसके एलांग अगर हम क्या करें, अगर कोई गॉसियन पृष्ठ ड्रा करें तो ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा हमारा, ये हमारा ऐसे होगा, स्फेरिकल होगा, यानी कैसा होगा, ये गोलाकार होगा। जबकि अगर कोई लॉन्ग वायर है और ये क्या है, धनावेशित है, तो जब इसके एलांग क्या करेंगे हम, ऋणावेशित भी हो सकता है, जब इसके एलांग हम गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, ये जो काल्पनिक पृष्ठ होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, यानी बेलनाकार होगा। ये हमारा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। तो वो, अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ इस बात पे निर्भर करेगा कि चार्ज की प्रकृति कैसे है, प्रकृति मतलब कैसे है। अगर ये धनावेशित अगर कैसा है, ये लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के एलांग जो हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। जबकि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है, तो कोई बिंदु आवेश के एलांग जो लेंगे वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। और गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम की बात करें हम, तो इसके जो दो मुख्य बिंदु हैं वो ये है कि जो ये गॉस थ्योरम है वो स्थिर विद्युत बलों पर आधारित कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। और जो दूसरा मुख्य बिंदु है वो ये है कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी भी आवेशित वस्तु के वैद्युत क्षेत्रों की गणना सरलता पूर्वक किया जा सकता है। अब ये एक चीज है कि जब हम जानते हैं कि जब हमको वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकते हैं, कहीं पे अगर ज्ञात कर लिए तो वैद्युत क्षेत्र अगर हमें ज्ञात हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उस बिंदु पर अगर किसी आवेश को लेके जाए तो उस आवेश पे कितना वैद्युत बल लगेगा ये भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि बल जब भी ज्ञात करने की बात आती है तो हमें कूलाम के नियम को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर गॉस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर ले रहे हैं, तो जब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु पर उस आवेश पर लगने वाला बल भी ज्ञात कर लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये गॉस प्रमेय है या गॉस का नियम है वो क्या है, कूलाम के नियम का दूसरा रूप है। अब ये तो रहा ये इसके मुख्य बिंदु।
अब गॉस प्रमेय यानी गॉस प्रमेय कहता क्या है, यानी गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, तो कथन की बात करें तो हम गॉस को हम कार्ल एफ गॉस के नाम से भी जानते हैं। तो उनके अनुसार यानी गॉस के अनुसार अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गॉसियन पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निर्वात में उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पे ε0 क्या है, निर्वात या वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है। अर्थात अगर गणितीय रूप की बात करें तो फाई ई किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस वेक्टर ई डॉट डी ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए, और जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो इसका अदिश गुणन लिखेंगे कॉस थीटा। यानी हम इसके जगह पे इतना भी लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ से तुलना करें तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हुआ, इसी को हम लोग गॉस प्रमेय कहते हैं। अगर हम सिग्मा क्यू की बात करें तो सिग्मा क्यू क्या है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा, तथा एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता, यदि हम आवेश को किसी ऐसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें, यदि हम आवेश को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें, तो जो गॉस प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। या इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें केवल तो ये लिख देंगे फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहां पे ये क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। या इसी को हटा के हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई ई बराबर लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य हो, अर्थात जो ये बंद पृष्ठ हम लोग ले रहे हैं उसके भीतर अगर कोई आवेश स्थित न हो, यानी जो आवेश हो अगर बाहर स्थित हो, तो जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ ऐसे मिलेगा, यानी फाई ई ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट
डी ए बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है, यानी फाई ई का मान क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। फिलहाल जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, यानी जो पहला था क्या था, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और जो दूसरा है यानी इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ये तो रहा जो कॉर्ल एफ गॉस थे, उनका क्या था, उनके थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब हम ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, दो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल जो फार्मूला लिखे हैं, इन दोनों फार्मूलों को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला जो हमने पहले जो लिखा था, जो स्टेटमेंट था गॉस थ्योरम को, हम उसको प्रूव करेंगे। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक बिंदु आवेश लेंगे और उस बिंदु आवेश के बाहर आउटसाइड में हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। और जब गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लेंगे तो उस गॉसियन पृष्ठ के सरफेस पे कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। जब कोई भी चीज़ हमको प्रूव करना होता है तो प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें क्या करते हैं, मानते हैं। तो लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो लैंग्वेज में आप लोग इतना लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, माना एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए है, तथा इस पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। संपूर्ण पृष्ठ ए को अनेक सूक्ष्म पृष्ठ अवयवों डी ए, मतलब एक का हमने माना है डी ए, से मिलकर बना माना जा सकता है। तो इस अब ये डायग्राम देखिए, डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे हमने बिंदु ओ रखा है, इस ओ पे एक हमने आवेश प्लस क्यू रखा है, और प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू भी हो सकता है, लेकिन प्लस क्यू रखने से ये फायदा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बाहर की ओर निकलेंगी, जबकि अगर माइनस आवेश रहेगा तो माइनस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो अंदर की ओर आएंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को लेके क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो प्लस आवेश है, क्योंकि बिंदु आवेश है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बिंदु आवेश होता है, तो बिंदु आवेश के लिए जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग ड्रा करते हैं वो स्फेरिकल होता है। तो अगर स्फेरिकल है तो उसका त्रिज्या होगा। तो हमने ये मान लिया कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु आवेश के चारों ओर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और जब ड्रॉ किया तो इसके सतह पर एक बिंदु पी लिया, और उस बिंदु पी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो क्या है वो अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी बाहर की ओर होगा। और अगर ये मान लिया जाए कि जो ये जो छोटा सा अवयव है, पृष्ठ अवयव, वो क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण अगर बना रहा है, और ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ केंद्र पर अगर हम बात करें तो ये जो सॉलिड एंगल है यानी घन कोण है वो डी ओमेगा अगर बना रहा है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो वही हमने लिखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जानते हैं फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्योंकि वो बिंदु कितने दूर पे है, त्रिज्या यानी सतह पे है, सतह का मतलब वो त्रिज्या के बराबर है। तो ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब एक और चीज है, अगर हम बात करें कि ये जो छोटा सा अवयव है, इस छोटे से अवयव से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो उसके लिए हमने लिखा है, अब डी ए के अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो हम, क्योंकि ये छोटा सा अल्पांश अवयव है, और जब छोटा सा अल्पांश अवयव है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्पांश ही होगा। और अल्पांश की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, दोनों का क्या होता है, ये अदिश गुणन होता है। जब अदिश गुणन को हम अगर परिमाण के रूप में लिखें तो इसको अदिश गुणन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। हमने इसको समीकरण 1 बना लिया और इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और 2, मतलब 2 में क्या करेंगे, हम ई का मान समीकरण 1 से रख देंगे, और जब ई का मान रख देंगे तो वहां से कुछ मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से मिलेगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ये ई का मान रख दिया और ये डी ए कॉस थीटा वैसे ही रह गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको, जो ये समीकरण है इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें तो ऐसे लिखा जा सकता है, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू
और ये डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। और जब डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर हमने लिख दिया तो इसको समीकरण 3 बना लिया। ये क्या हो गया, एक मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे ये एक चीज और देखें कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो घन कोण होता है, सॉलिड जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल, अगर ये छोटा सा अल्पांश भाग है तो अल्पांश क्या करेगा, ये छोटा सा ये घन कोण बनाएगा। तो उस छोटा सा घन कोण अगर डी ओमेगा हो तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। समीकरण 3 और 4 को अगर तुलना करें तो हम क्या कर सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर की जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं। और वही हमने लिखा है, समीकरण 3 और 4 को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हल किया। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये क्या है, ये छोटा सा जो अल्पांश भाग का ये हमने यहाँ पे क्षेत्रफल लिया हुआ है, इस छोटे से अल्पांश भाग से पास होने वाला बहुत कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस को ऐड करना पड़ेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर ये मान लें हम कि फाई ई है, तो फाई ई किसके बराबर होगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस डी फाई ई, ये अल्पांश भाग यानी जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया हुआ है उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और ऐसे बहुत सारे पृष्ठ होंगे जहाँ, और ऐसे बहुत सारे पृष्ठ होंगे, इसका मतलब अलग अलग क्या होगा, उसके लिए फाई का मान भी होगा। तो सबको डी फाई का मान होगा और सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे फाई ई का मान जो अभी पिछले समीकरण में लिखा था, तो वहां से हमने फाई का मान रख दिया, डी फाई ई का मान क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब एक चीज यहाँ पे है कि ये देखिए क्यू भी ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है। उस केस के लिए क्या है, ये भी कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलरेडी सब क्या है आपस में, ये सब क्या है आपस में कांस्टेंट ही है। तो अब ये जो जोड़ना है, इस किसको जोड़ेंगे, तो बस एक ही चीज इसमें वेरिएबल दिख रहा है और वो क्या है, डी ओमेगा, यानी जो सॉलिड एंगल है उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस डी ओमेगा, इसको हमने समीकरण 5 बना लिया। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि हम जानते हैं कि एक बंद पृष्ठ अपने भीतर स्थित किसी भी बिंदु पर सदैव 4 पाई रेडियन का घन कोण बनाता है। मतलब जो ये वैल्यू है क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस डी ओमेगा, वो अगर पूरे सरफेस के लिए अगर देखा जाए कि पूरा सरफेस जो था वो पूरा सतह बिंदु ओ पर कितना घन कोण आंतरित करेगा, तो वो क्या होगा, 4 पाई के बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस डी ओमेगा है वो किसके बराबर होगा, 4 पाई। अब ये जो 4 पाई है हम ये वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 5 में रख देंगे, और जैसे ही 5 में रखेंगे कुछ कैंसिल होके क्या हो जाएगा, हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब समीकरण 5 में अगर क्लोज इंटीग्रल सरफेस ऑफ डी ओमेगा का मान रखें हम, तो जो समीकरण 5 है कुछ ऐसे हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका मान हमने क्या रख दिया 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट था मैथमेटिकल। अब अगर बात करें हम, यानी जो अगर इसको हम क्या करें, जो हमने आवेश रखा था इस आवेश को क्या करें, अगर किसी के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक क्या के हो, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन। इसको हम, ये सब क्या है, यही हमको रिजल्ट ज्ञात करना था। जो हमने प्रूव किया है वो केवल एक बिंदु आवेश को लेके प्रूव किया है। अब अगर ऐसा हो जाए कि जो गॉसियन पृष्ठ हमने ले रखा है उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर बहुत सारे आवेश हों, जैसे हमने ये लिखा है कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर अनेक आवेश हों, और वो आवेश कौन है, प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3, ऐसे करके बहुत सारे आवेश होंगे। और उसमें अगर ऋण आवेश का भी एक सेट है, वो क्या है, माइनस Q1 डैश माइनस Q2 डैश, ऐसे करके क्या है, बहुत सारे ऋण आवेश भी है, मतलब धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। तो उस पृष्ठ पर जो नेट आवेश होगा, नेट आवेश क्या होगा, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। और वो जो बीजगणितीय योग है उसको हम समेशन ऑफ क्यू दिखाएं, तो समेशन ऑफ क्यू बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस, ऐसे जितने आवेश है सबको जोड़ लेंगे, और जो माइनस आवेश है सबको जोड़ के घटा लेंगे, और इस तरह से जो परिणामी आवेश होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पर प्रभावी आवेश यानी नेट आवेश। और उस स्थिति में जो अभी हमने गॉस थ्योरम को पढ़ा है, तो उस स्थिति में जो गॉस थ्योरम हो जाएगा, फाई ई बराबर
समेशन ऑफ क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निर्वात या वाई के लिए ये स्टेटमेंट होगा, जबकि अगर वही सेट कहाँ पे रख दिया जाए, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इस तरह से हो जाएगा। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट था कि जो हमने केस पहला लिखा था कि जो केस पहला में क्या था, जो आवेश था वो आवेश क्या था, पृष्ठ के अंदर था। तो वहाँ पे जो फाई यानी टोटल फ्लक्स था क्या था, कुल आवेश का क्या था 1/एप्सिलॉन नॉट गुना था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि दूसरा जो स्टेटमेंट हमने ये लिखा है कि दूसरे केस में क्या होगा कि जो आवेश होगा, आवेश कहाँ पे स्थित होगा, अगर जो हम सरफेस लेंगे सरफेस से बाहर स्थित होगा, तो बाहर स्थित होने के कारण ऐसा नहीं कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखा है उस क्षेत्र से पास नहीं करेंगे, पास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सरफेस से बाहर जा रहा है, यानी सरफेस से बाहर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब सरफेस में घुसेगा यानी सरफेस के अंदर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कुछ ऐसे ही कंसेप्ट लगा के हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर क्या है कि जो आवेश है वो क्या है, परिबद्ध जो हमने क्षेत्रफल ले रखा है या फिर जो हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है उस गॉसियन पृष्ठ से क्या है, आवेश अगर बाहर है तो उसका टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आइए उसको डायग्राम से देखते हैं। जो दूसरा केस था, दूसरा केस में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जब जो ये पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा, अगर वो आवेश बाहर स्थित होगा तो उस केस में जो फाई क्या होगा, 0 होगा। और उसके लिए हम लोगों ने ऐसे लिखा था कि फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसी को अगर हम क्या करें, अगर अदिश रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा, और ये 0 के बराबर होगा। अब एक चीज़ है, इसको समझने के लिए बस हम लोग इसको हम चाहें तो इसको थियोरेटिकल भी क्या कर सकते हैं, गणितीय रूप से भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर जनरली व्यवहारिक रूप से भी चाहे तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक आवेश है, प्लस आवेश है, जब प्लस आवेश से क्या करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। और जब वैद्युत बल रेखा निकलती, सपोज कीजिए हमने 2 वैद्युत बल रेखाएं ली जो कहाँ से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, एक ऐसे जा रही है और दूसरा ये वाली है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस से 2 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इस पृष्ठ के अंदर आ रही हैं। और जब पृष्ठ के अंदर जब क्या करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, यानी हम इसके लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, -2। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृष्ठ से बाहर 2 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, +2। अब एक चीज है, फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और जब प्रवेश कर रही हैं तो कितनी है, 2, इसके लिए माइनस, क्योंकि जब प्रवेश करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे इस सरफेस पे बात करें यानी DA4 पे बात करें तो DA4 पे भी कितना होगा, +2 होगा। और उस स्थिति में देखें -2 +2 ये दोनों का रिजल्टेंट 0, और फिर यहाँ पे -2 और +2 दोनों का रिजल्टेंट 0। और इससे ये हम व्यवहारिक रूप से इसको चाहे तो हम गणितीय रूप से भी क्या कर सकते हैं, बहुत डीपली इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो व्यवहारिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये क्या है कि जब आवेश जो गॉसियन पृष्ठ है यानी पृष्ठ से परिबद्ध नहीं होगा यानी बाहर स्थित होगा, उस स्थिति में जो फाई का मान है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। और जो अगर दूसरा तरीका हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि जो गॉस पर में कहता है कि जो फाई होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है Q/ε0। क्योंकि अब ये क्या है, Q क्या है, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है, यानी उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश है। और जब इस पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ में कोई आवेश ही नहीं है, मतलब इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, 0 है। तो 0/ε0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो रहा गॉस प्रमेय का जो सेकंड स्टेटमेंट था कि जो क्या कि अगर कोई क्या है, कोई जो आवेश है वो पृष्ठ से बाहर है तो उस स्थिति में जो फाई है यानी उस पृष्ठ से जो निकलने वाला यानी कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।